सोचिए अगर किसी देश के कानून सिर्फ ट्रैफिक या टैक्स के नियम तय ना करें, बल्कि आपके पैदा होते ही ये भी तय कर दें कि आप क्या सोच सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं और आपकी जिंदगी की कीमत क्या होगी। ये एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला ख्याल है। ये हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम आज मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि आज़ादी और बराबरी का हक। बिल्कुल। आज हमारे पास एक ऐसा स्रोत है जो एक बहुत ही बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल पूछता है। सवाल यह है कि अगर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू ही ना होता तो आज हमारा देश कैसा होता। और इस सवाल का जवाब देने के लिए ये सोर्स की एक वैकल्पिक हकीकत की तस्वीर बनाता है। एक ऐसा भारत जिसकी बुनियाद आप यूं समझिए कि संविधान पर नहीं बल्कि मनुस्मृति के सिद्धांतों पर रखी गई होती। अच्छा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि इस सोच विचार के प्रयोग के लिए सोर्स मनुस्मृति को एक ऐतिहासिक ग्रंथ के तौर पर नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च कानून की तरह देख रहा है। सही कहा, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए इस वैकल्पिक भारत की गहराई में उतरते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इस सोर्स के मुताबिक हमारा समाज, हमारे अधिकार और हमारी पहचान आज से कितनी अलग होती। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो ये सोर्स सामने रखता है वो पहचान को लेकर है। इस दुनिया में आपकी पहचान एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि आपकी जाति के एक सदस्य के तौर पर होती। आपका जन्म ही आपकी पूरी कहानी लिख देता। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ एक सामाजिक मान्यता या परंपरा नहीं होती, बल्कि यही देश का कानून होता। मतलब ये लीगली बाइंडिंग होता। बिल्कुल। सोर्स के अनुसार समाज को 4 वर्णों और हजारों जातियों में बांटा जाता और इसे ईश्वर का बनाया हुआ ढांचा माना जाता। इसे बदलना या चुनौती देना नामुमकिन होता, क्योंकि ऐसा करना धर्म और कानून दोनों के खिलाफ होता। मुझे ये समझने में थोड़ी और मदद कीजिए। जब हम कहते हैं कि जन्म ही सब कुछ तय करता है, तो इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब होता है? क्या ये वैसा ही है जैसे आज भी हम कहीं कहीं भेदभाव देखते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और भयानक है। सोर्स कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देता है कि कल्पना कीजिए कि एक दलित व्यक्ति की परछाई को भी अपवित्र माना जाता है। परछाई को? हाँ, परछाई को। उसे गांव के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं है, उसके लिए सड़कें अलग हैं, यहाँ तक कि उसे अपने गांव की सीमा से बाहर जाने के लिए भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से इजाजत लेनी पड़ती। एक मिनट, परछाई का अपवित्र होना, ये तो सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो किसी के वजूद को ही नकारने जैसा है। ये तो एक साइकोलॉजिकल बर्डन है जो कोई इंसान हर पल अपने साथ लेकर चलेगा। बिल्कुल। सोर्स यही तर्क देता है कि ये व्यवस्था सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी गुलाम बनाती है। अपमान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाता है और उसे धार्मिक मान्यता दी जाती है। आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आपको सिखाया जाता है कि आपकी ये हालत आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ठीक है, तो अगर किसी का समाज में चलना फिरना भी इतना मुश्किल बना दिया गया है, तो फिर शिक्षा या ज्ञान हासिल करने का तो सवाल ही नहीं उठता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पे बात और भी गंभीर हो जाती है। इस वैकल्पिक भारत में शिक्षा सबका अधिकार नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा समूहों का विशेषाधिकार होती। ज्ञान को एक निजी संपत्ति की तरह देखा जाता जिसे किसी तिजोरी में बंद करके रखा गया हो। और इस तिजोरी की चाबी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती। हाँ, सोर्स कहता है कि किसी शूद्र, अति शूद्र या जिसे हम आज दलित कहते हैं, उस समुदाय के बच्चे के लिए स्कूल जाने की कल्पना करना भी एक अपराध होता था। और इस अपराध की सजाएं भी ऐसी थीं जिनका मकसद सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि पूरे समाज में डर पैदा करना था। जैसे कि सोर्स में एक बहुत ही भयावह जिक्र है। अगर कोई शूद्र वेदों का एक शब्द भी सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था। क्या? जी, और अगर वो कुछ पढ़ने की कोशिश करे तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। इसका मकसद साफ था, ज्ञान तक पहुंचने के हर रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। अगर आप आबादी के इतने बड़े हिस्से को, जिसे सोर्स में बहुजन समाज यानी ज्यादातर लोग कहा गया है, उसे जानबूझकर अनपढ़ रखेंगे तो देश का क्या होगा? यही तो इस विश्लेषण का एक अहम सवाल है। सोर्स का तर्क है कि ऐसा देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। जब आप प्रतिभा को जन्म से बांध देते हैं तो आप वैज्ञानिक खोज, आर्थिक विकास और नई सोच का गला घोट देते हैं। आईआईटी या आईआईएस जैसी संस्थाओं का तो कोई वजूद ही नहीं होता, क्योंकि काबिलियत का पैमाना ज्ञान नहीं बल्कि जन्म होता है।
हमने जाति के आधार पर पुरुषों की बात की, लेकिन इस तस्वीर में महिलाएं कहाँ हैं? क्या उनका दर्जा उनकी जाति पर निर्भर करता था या उनके लिए ऑपरेशन का एक बिल्कुल अलग ही स्तर था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोर्स के मुताबिक महिलाओं के लिए ये ऑपरेशन दोगुना था। एक तो जाति का और दूसरा लिंग का। उन्हें ना शिक्षा का अधिकार था, ना संपत्ति का, और ना ही अपनी मर्जी से जीने का। सोर्स में इसका कोई खास उदाहरण है? एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट पंक्ति है जो इस पूरी स्थिति को बयां करती है। स्त्री बचपन में पिता की दासी, विवाह में पति की दासी और बुढ़ापे में बेटे की दासी समझी जाती है। मतलब उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं था? नहीं, वो हमेशा किसी न किसी पुरुष की संपत्ति मानी जाती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक उच्च जाति की महिला की स्थिति भी एक तरह से कमजोर ही थी? सामाजिक सोपान में वो बेशक एक दलित पुरुष से ऊपर होती, लेकिन अपने घर के पुरुषों के अधीन ही रहती, और जो कुरीतियां थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उन्हें शास्त्र की और कानून की मंजूरी हासिल होती। सोर्स के अनुसार एक दलित महिला की स्थिति तो सबसे ज्यादा दयनीय होती, जहां न उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी होती और ना ही उसकी आवाज का कोई मूल्य होता। समाज का पूरा ढांचा ही पवित्रता और नियंत्रण पर टिका होता। ये सब सुन के दिमाग सुन हो रहा है। अगर समाज का ताना बाना ऐसा है तो फिर शासन और न्याय व्यवस्था कैसी होगी? मतलब अगर कोई संसद नहीं, कोई चुनाव नहीं, तो देश चलता कैसे? इस वैकल्पिक हकीकत में देश तर्क या विज्ञान से नहीं, बल्कि मिथकों और रूढ़ियों से चलता। कोई लोकतंत्र नहीं होता। राजा, न्यायाधीश, शिक्षक, ये सभी पद कुछ खास ऊंची जातियों के लिए आरक्षित होते। और रही बात वोटिंग की, तो सोर्स साफ कहता है कि शूद्रों या अतिशूद्रों को तो वोट देने का हक ही नहीं मिलता। और न्याय, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो क्या वो अदालत जा सकता था? वहीं अलग थी। कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती। अगर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर आरोप लगे तो उसे निर्दोष माना जाता, और अगर किसी नीची जाति के व्यक्ति पर आरोप लगे तो उसे मुकदमा शुरू होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता। पहले ही, बिना सुनवाई के? हाँ। सोर्स ये भी कहता है कि किसी निचली जाति के व्यक्ति के लिए तो किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना भी लगभग नामुमकिन होता। मतलब न्याय भी जन्म से तय होता? हाँ। अत्याचार को पिछले जन्म का फल बताकर सही ठहराया जाता और मौजूदा उत्पीड़न को धर्म का नाम दिया जाता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन शब्दों के लिए इस व्यवस्था में कोई जगह ही नहीं होती। और अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करे तो उसे धर्म का विद्रोही माना जाता और उसकी सजा होती सामाजिक मृत्यु, यानी समाज से पूरी तरह बहिष्कार। इस पूरी बातचीत से मुझे ये लग रहा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसी भी तरह के बदलाव को रोकती थी। बिल्कुल। सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी शून्य होती। अगर आप एक लोहार के घर में पैदा हुए हैं तो आप लोहार ही बनेंगे, चाहे आप में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। आप अपनी मेहनत या हुनर से आगे नहीं बढ़ सकते थे। व्यवस्था आपको वहीं रखती थी जहां आप पैदा हुए थे। इस सब से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिन लोगों ने आधुनिक भारत को बनाया, जो हमारे नायक हैं, उनका इस दुनिया में क्या होता? क्या कोई अंबेडकर, कोई फूले, कोई गांधी इस व्यवस्था में पैदा हो सकता था? ये सोर्स का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें कल्पना करने पर मजबूर करता है। सोर्स के मुताबिक अगर कोई भीमराव अंबेडकर पैदा होते भी तो उन्हें संस्कृत या वेद पढ़ने की इजाजत कभी नहीं मिलती। कभी भी नहीं। कभी नहीं। कानून की पढ़ाई करके संविधान लिखना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो गांव के स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाता। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा की क्रांति की। सोर्स की कल्पना के अनुसार अगर ज्योतिबा फूले दलितों और महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश करते तो उनकी हत्या कर दी जाती, और सावित्रीबाई फूले के स्कूल को मनुस्मृति के रक्षक जलाकर राख कर देते। ये दिखाता है कि इस व्यवस्था में ज्ञान के प्रसार को कितना बड़ा खतरा माना जाता था। ज्ञानी तो सवाल करना सिखाता है, और सवाल इस व्यवस्था की नींव को हिला सकते थे। राइट। और महात्मा गांधी, उनके विचार तो अहिंसा और समानता पे आधारित थे। उनके विचारों को भी शास्त्र विरोधी कहकर खारिज कर दिया जाता। जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते तो यहाँ की जाति व्यवस्था पर उनके सवालों को धर्म पर हमला माना जाता। यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप भी बिल्कुल अलग होता। कैसा होता? वो कुछ ही जातियों की जागीर बनकर रह जाता। स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं, बल्कि ऊंची जातियों का राज होता, जिसमें बहुजन समाज सिर्फ एक बेआवाज भीड़ बनकर रह जाता। तो जिन लोगों ने हमारे समाज को नई दिशा दी, ये व्यवस्था या तो उन्हें खत्म कर देती या उनकी आवाज को दबा देती। कोई सामाजिक क्रांति की लहर उठ ही नहीं पाती। यही इस सोच का मुख्य तर्क है।
इस पूरी अंधेरी और निराशाजनक तस्वीर को दिखाने के बाद सोस आखिर में संविधान की भूमिका पर आता है और यहाँ आके पूरी कहानी का रुख बदल जाता है। हाँ, इस विश्लेषण में संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह नहीं बल्कि एक रोशनी की तरह दिखाया गया है। सोस की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, संविधान ने केवल कानून नहीं दिए बल्कि सदियों से जानवर समझे जाने वाले इंसान को इंसान बनाया। इस बात को थोड़ा और खोलिए, इंसान बनाया का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान ने हर नागरिक को गरिमा मतलब डिग्निटी दी। उसने कहा कि आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी जाति या लिंग के हों, कानून की नज़र में आप बराबर हैं, आपको अवसर की समानता मिलेगी। इसने उन सभी भेदभाव भरे नियमों को एक झटके में गैर कानूनी बना दिया जो जन्म को भाग्य बनाते थे। सोर्स में एक पिंजरे का जिक्र भी है। जी, सोर्स के शब्दों में संविधान ने भारत को मनुस्मृति के पिंजरे से बाहर निकाला। और ये पिंजरा सिर्फ सामाजिक नहीं था, ये मानसिक भी था। ये लोगों को ये यकीन दिलाता था कि उनकी बुरी हालत उनकी किस्मत है और इसे बदला नहीं जा सकता। संविधान ने उस सोच को तोड़ा। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो संविधान के बिना भारत की तस्वीर क्या बनती है दुनिया के सामने? सोर्स का निष्कर्ष बहुत साफ है। संविधान के बिना भारत आज एशिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं बल्कि एशिया का सबसे कठोर सामाजिक विभाजन वाला देश होता। ये दुनिया के सामने मानवाधिकारों को लेकर एक शर्म का विषय होता। एक ऐसा देश जहां 21वीं सदी में भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था चल रही होती। तो आज हमने जिस सोर्स की पड़ताल की वो वाकई हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें उन संवैधानिक अधिकारों की कीमत समझाने के लिए उनकी गैर मौजूदगी की एक डरावनी कल्पना करने को कहता है जिन्हें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मानकर चलते हैं। बिल्कुल, ये सोर्स संविधान को केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति के रूप में पेश करता है। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत की आत्मा को ही बदल दिया। ये बातचीत अपने पीछे एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है जिस पर मंथन किया जा सकता है। सोर्स एक पहले और बाद की बहुत साफ तस्वीर खींचता है, मनुस्मृति का भारत और संविधान का भारत। पर असल में पुरानी सामाजिक संरचनाओं से नए संवैधानिक आदर्शों तक का सफर एक दिन में पूरा नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। सोर्स बताता है कि एक पिंजरा तोड़ा गया, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस पुराने ढांचे की गूंज आज भी हमारे समाज को कैसे और कितना प्रभावित करती है।